हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने होली खेल ली होगी और बहुत अच्छे से खेली होगी, क्योंकि ये रंगों का त्यौहार है। और आप देख रहे होंगे, मेरे चेहरे से भी लग रहा होगा कि सर भी रंग खूब खेले हैं। तो रंगों के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। तो इस क्लास को आज हम जो कंटिन्यू करेंगे, ये है हमारा जो टॉपिक, और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, ग्रीन पीस इंटरनेशनल हो, वेटलैंड इंटरनेशनल हो या साइट्स। ये साइट्स वाला क्वेश्चन तो यूपी टेट के साथ साथ सी टेट और बिहार टेट यानी बीपीएससी टीआरई 3 और 2 में भी पूछा जा चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए हम लोग इस क्लास को। पहला क्वेश्चन लेते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, बताइए एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बच्चे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1961। तो बच्चे ध्यान रखेंगे, यूपी टेट या फिर कोई भी आप टेट या टीचिंग वाला कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें फैक्चुअल डाटा जरूर पूछता है, यानी आंकड़ों वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल तैयार कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको सीधे सीधे नंबर देके जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये आता है तो आप आंसर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। ये ईयर याद रखिएगा। इस ईयर में कई और सारे संस्थान भी स्थापित हो चुके हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? मतलब ध्यान रखिए, यहां पर अगर हमने कोई टॉपिक लिया है पीवाई क्यू के माध्यम से या एमसी क्यू के माध्यम से, तो उसमें कोशिश की गई है कि उस टॉपिक से जुड़े हुए सारे डायमेंशन को कवर किया जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। तो पूछा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? क्या नेल्सन मंडेला ने की थी? नहीं, इनको दक्षिण अफ्रीका का महात्मा गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण अफ्रीका का गांधी। कोफी अन्नान ने नहीं, ये यूएन के महासचिव रह चुके थे। और मार्टिन ल्यूथर किंग, ये मानवाधिकार के समर्थक थे अमेरिका में। तो आंसर क्या बचता है आपका? बी, पीटर बेनेंस। इन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना की थी। ये ध्यान रखेंगे। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, अगर इनके जो अदर ऑप्शन हैं, उन अदर ऑप्शन का भी महत्व है, क्योंकि इनके जो ऑप्शंस होते हैं एमसीक्यू के हमारे, हम इसी टाइप का डिजाइन करके लेके आते हैं कि इनके जो अदर ऑप्शन है उनसे भी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में पूछे जा सके। इसीलिए इनकी यहां पर डिटेल व्याख्या आपके लिए की जा रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? और ये सेम क्वेश्चन आपका यूपी टेट के एग्जाम में पूछा चुका है। और ध्यान रखिए, यूपी से जुड़े और भी जो एग्जाम है या अदर स्टेट का, उसमें पूछा जाएगा। जैसे आपका सुपर टेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, बीपीएससी टीआरई 4 में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो जो जुड़े हैं उनसे पूछ सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लंदन हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, ये उसका हो जाएगा। अब जो और हैं स्थान, उनके हेडक्वार्टर भी हम देख लेते हैं। जैसे अगर पूछेगा न्यूयॉर्क में किसी का हेडक्वार्टर है, तो यूएन का, यूएन जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में है।
यहीं पे यूनिसेफ का मुख्यालय भी है। किसका? यूनिसेफ। यूनेस्को नहीं, यूनेस्को का तो है पेरिस में है, यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? यह है आपका न्यूयॉर्क में। जिनेवा में किसका है? तो जिनेवा में बच्चे WTO का है, WHO का है, और ये बहुत सारे संस्थान के आपको हेडक्वार्टर मिलेंगे। वहीं आप पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है? तो पेरिस में हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो इस तरह हम लोग डिटेल व्याख्या को साथ में लेके चलेंगे ताकि इनसे जुड़े हुए कोई भी डायमेंशन आपके एग्जाम में छूटे नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा के लिए काम करती है? सभी लोग आंसर करेंगे इसका। क्या वाइल्ड लाइफ होगा? बताइए। यह मानवाधिकार की रक्षा करेगी। बिल्कुल सही। बताइए, एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल प्राइज किस वर्ष मिला था? सभी लोग आंसर करेंगे इसका। तो ध्यान रखेंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल प्राइज 1977 मिला था। ये ध्यान रखेंगे 1977 में, ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये मानवाधिकारों की वकालत करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का प्रतीक चिन्ह क्या है? देखो, प्रतीक चिन्ह से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे उसने WWF का पूछ रखा है, कई और संस्था का ओलंपिक का पूछ रखा है सिंबल, तो सिंबल वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्या सफेद कबूतर है? नहीं। न्याय का तराजू? नहीं। कांटेदार तार में लिपटी मोमबत्ती? ये इसका आंसर है। तो ध्यान रखेंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल का सिंबल आप लोग को पता होना चाहिए क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। ग्रीन पीस ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी। और वर्ष 1971 को एक और चीज के लिए हम जानते हैं, बांग्लादेश की मुक्ति या आजादी का वर्ष। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था जिसमें पाकिस्तान की बुरी तरह हार हुई थी। तो ये ग्रीन पीस की स्थापना प्रारंभ में किसके विरोध के लिए की गई थी? यानी किस चीज के विरोध के स्वरूप इसकी स्थापना की गई थी? किसकी? ग्रीन पीस इंटरनेशनल की। सभी लोग आंसर करेंगे इसका। क्या वनों की कटाई के लिए हुई थी? नहीं। तेल के रिसाव के लिए हुई थी? नहीं। जलवायु परिवर्तन जैसा कॉन्सेप्ट तब आया भी नहीं था। तो क्या होगा? परमाणु, जब अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया अलास्का वगैरह और कहीं जगह, तो इस चीज के विरोध स्वरूप ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी।
ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है बताइए। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। सभी लोग आंसर करेंगे इसका। और आप लोग का रिप्लाई काफी अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है आप लोग का। न्यूयॉर्क में मैंने किसका बोला था, यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। नीदरलैंड में क्या है, एम्स्टर्डम में, बताइए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, बताइए आप लोग। सभी लोग आंसर करेंगे इसका, आंसर सभी लोग करेंगे इसका। बिल्कुल, यहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। जिनेवा कहां बताया था मैंने, स्विट्जरलैंड में। WTO का है। लंदन में किसका बताया था मैंने अभी आप लोग को, एमनेस्टी इंटरनेशनल का। तो चाहिए इस क्लास में इस जो शहर हैं या देश हैं, इनसे जुड़े हुए मुख्यालय जो होंगे, इनको मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा और आराम से आप ये चीजें कर लेंगे। बस रेगुलर आप लोग क्लास में रहिए। जैसे अभी मैंने इसको रिपीट किया, दोबारा हो गया। एम्स्टर्डम पता लग गया आप लोग को, ग्रीन पीस का है। जिनेवा में कैसा, ध्यान रखिएगा, जिनेवा एक ऐसा शहर है स्विट्जरलैंड का जहां पर दुनिया के बहुत सारे संस्थानों का मुख्यालय है। तो मुख्यालय वाली चीजें यहां से आपके लिए पूछी जा सकती हैं। लंदन यूके, मैं अभी बताया मैंने आप लोग को, एमनेस्टी इंटरनेशनल का। ग्रीन पीस मुख्य रूप से किससे संबंधित है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्य रूप से किससे संबंधित संस्था है, सभी लोग आंसर करेंगे इस पे। और बच्चों ध्यान रखेंगे, यूपी टेट को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि 3-4 साल बाद आ रहा है। और हो सकता है क्योंकि चुनावी वर्ष है 2027 में उत्तर प्रदेश में, अचानक कोई सरकार उत्तर प्रदेश की नई वैकेंसी ले आए सुपर टेट की, अगर कहीं उसमें यूपी टेट कंपलसरी कर दिया तो बच्चे कई लोग फंस जाएंगे। इसलिए मैं एक ही अनुरोध करूंगा आप लोगों से, यूपी टेट जिनका नहीं निकला वो जरूर निकाल लें, या जिनके नंबर कम हो नंबर बढ़ा लें, क्योंकि अगर इसके नंबर जुड़ने लगे तब भी समस्या हो जाएगी, कम नंबर वालों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखेंगे। ये क्या काम करता है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए काम करता है। कौन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ग्रीन पीस किसके उपयोग के विरोध के लिए सक्रिय अभियान चलाता है, बहुत सोच कर आंसर दीजिएगा, यह अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे, क्या सौर ऊर्जा कोई विरोध करेगा, नहीं भाई, ये तो जाहिर सी बात है, ये हमारे पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करती है। पवन ऊर्जा से कोई नुकसान है क्या, नहीं। जैविक ऊर्जा से, खेती से, नहीं। लेकिन जीवाश्म ईंधन से नुकसान है। जीवाश्म ईंधन में क्या आता है, जीवाश्म ईंधन में कोयला आता है, कच्चा तेल आता है यानी पेट्रोल डीजल, और गैस आता है, ये तीनों है। लेकिन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैविक, ये सभी क्या है, नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन है। इनसे इनसे पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, इसलिए इनको बढ़ावा देने की बात की जाती है।
ग्रीन पीस इंटरनेशनल द्वारा। लेकिन जीवाश्म ईंधन के विरोध के लिए कहा, क्योंकि जीवाश्म ईंधन से क्या हो रहा है, पर्यावरण को बहुत ज्यादा क्षति हो रही है, ये ध्यान रखेंगे। ग्रीन पीस किससे धन स्वीकार नहीं करता है, यह अच्छा पॉइंट है, इस पे बहुत से बच्चे फंस सकते हैं। ग्रीन पीस जो इंटरनेशनल है, किनसे अपना फंड रेज नहीं करती या पैसा नहीं लेती है। व्यक्तिगत डोनर से लेती है, बिल्कुल लेती है। फाउंडेशन से लेती है। समर्थकों से लेगी, लेकिन सरकारों से पैसा नहीं लेती। इसीलिए ये सरकारों के दबाव में काम नहीं करती। और कई बार सरकारें चाहती हैं, चाहे दुनिया की कोई सरकार हो, सारी सरकारें चाहती हैं कि कोई भी संस्था वो हमारी हाँ में हाँ मिलाए। कई बार इसी को मध्यकाल प्राचीन काल में दरबारी कभी भी कहते थे। दरबारी कभी कभी अपने राजा का विरोध नहीं करता था, लेकिन कई ऐसी संस्थाएं हैं जो पर्यावरण को मानवता के लिए बहुत बड़ा वरदान मानती हैं, इसलिए वो सरकारों से फंड ना लेकर पब्लिक की बात करती हैं। चलिए, ये तीसरा संस्थान है। वेटलैंड इंटरनेशनल का मुख्य काम क्या है, इसका आंसर करेंगे आप लोग। वेटलैंड इंटरनेशनल का मुख्य काम क्या है? अगर आप लोग को याद हो, वेटलैंड के बारे में बताया था मैंने। वेटलैंड की हिंदी क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। वेटलैंड की हिंदी होती है आर्द्र भूमि, ठीक है। तो इसलिए जंगल इसमें होगा नहीं, पर्वत होगा नहीं, मरुस्थल होगा नहीं, वेटलैंड। वेटलैंड को अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो क्या होते हैं, गांव के तालाब होते हैं, झील होती है। ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। क्या करती हैं, ये आसपास के फैक्ट्री या उद्योगों से जो भी हानिकारक तत्व निकलते हैं उनको फिल्टर करने का काम करती हैं। इसीलिए आर्द्र भूमियों को हम पृथ्वी की किडनी कहते हैं। ये नोट करेंगे पॉइंट। इसको पृथ्वी की किडनी कहते हैं। जैसे किडनी हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिक एलिमेंट को फिल्टर करती है, वैसे ही ये वेटलैंड भी जमीन के अंदर जो हानिकारक तत्व होते हैं जलीय क्षेत्र के अंदर, उनको फिल्टर करने का कार्य करते हैं। वेटलैंड इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां है? बताइए, वेटलैंड इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? तो ध्यान रखेंगे, इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। मैंने कहा था ना, ज्यादातर का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, कोई बता सकता है इसमें नैरोबी केनिया में किसका मुख्यालय है? मैंने बताया था आप लोग को, बताइए। यहां पर है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय है नैरोबी में। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। लंदन बता ही चुका हूं मैं आप लोग को। लंदन में किसकी हुई थी? एमनेस्टी, हाँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है। नीदरलैंड में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, आप जानते हैं, हेग शहर में। तो ये जो संगठन है अंतरराष्ट्रीय, चाहे वो पर्यावरण से जुड़े संगठन हो या कोई अन्य संगठन, उनसे जुड़ी हुई चीजें आपके एग्जाम में
अक्सर पूछी जाती है। वेटलैंड इंटरनेशनल किस अंतरराष्ट्रीय संधि के का समर्थन करता है, बताइए। और ये सारी संधियां मैं आप लोग पढ़ा चुका हूं और इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आप लोग इसका आंसर करेंगे, आप लोग सभी लोग। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का समर्थन करती है, ध्यान रखेंगे। सॉरी, हाँ, ये करती है रामसर कन्वेंशन, ठीक है। हाँ, गलत टिक हो गया। रामसर कन्वेंशन का समर्थन करती है। मॉन्ट्रियल किससे जुड़ा हुआ, बताइए। ओजोन परत से। और ये कब हुआ था, ये 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल कहां पे है, कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहीं पर हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1997 में। क्योटो जो शहर है वो किस देश में है, जापान में है। किन गैसों के लिए हुआ था, यह हुआ था ग्रीन हाउस गैसों के लिए हुआ था। और इसमें कितनी गैसें थी, 6 गैसें थी। यह भी करा चुका हूं, हम लोग पता होना चाहिए। रामसर को मैंने अलग से आप लोग कराया था 1971 में। ईरान का एक शहर है रामसर, यहां पर समिट हुई थी। कब, 2 फरवरी 1971 को। इसलिए दुनिया भर में 2 फरवरी का जो दिन होता है उसे विश्व आर्द्र भूमि या वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में हम मनाते हैं। बेसल क्या होता है, बेसल आपको 2 जगह मिलेगा। बेसल एक शहर है स्विट्जरलैंड का, यहां पर बैंकिंग से जुड़ा एक समझौता हुआ था, इसी को बेसल नॉर्म कहते हैं। दूसरा, पर्यावरण के अंदर जो हानिकारक तत्व होते हैं, जैसे आपने देखा होगा अमेरिका वगैरह में कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल करने के बाद दूसरे देशों में फेंक दिए जाते हैं कबाड़ के रूप में। आप जानते हो दुनिया भर में कबाड़ का बिजनेस बहुत पॉपुलर है। क्यों, आपने अपने गलियों के आसपास देखा होगा लोग पुराने मोबाइल, कबाड़ वाले मोबाइल 200-300 का बड़े प्यार से खरीदते हैं। आपको, यस सर, उस फोन के अंदर जो चिप लगी होती है उसमें गोल्ड लगा होता है। वो गोल्ड हमारे आपके लिए वैल्यू नहीं है, लेकिन वो इकट्ठा करेंगे तो वो जो 200-300 दिया है उससे 1000 रुपये उसने कमा लिया। इसी टाइप के और साले वैल्यूबल और भी वैल्यूबल प्रोडक्ट उसके अंदर होते हैं, लेकिन इनको निकालने के लिए इनको तोड़ना फोड़ना पड़ता है, कई तरीके अपनाने पड़ते हैं। इनके अंदर कई सारे हानिकारक तत्व, लेड हो गया, कांच हो गया, कई सारे हानिकारक तत्व मिले होते हैं। जहां पे इनको तोड़ते हैं उससे पर्यावरण का नुकसान भी होता है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ नकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए बेसल पर्यावरण के अंदर हानिकारक तत्वों को रोकने के लिए भी एक समझौता था। तो ये ध्यान, पर्यावरण से जुड़ा हुआ अभी और बैंकिंग से, तो इसलिए। और आप लोग काफी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप लोग बच्चे बहुत अच्छा, शानदार कर रहे हैं। इसलिए मैं जो व्याख्या है, जो व्याख्या को बहुत डिटेल में कर रहा हूं, ये व्याख्या आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछी जा सकती है, ये ध्यान रखेंगे। आर्द्र भूमि मुख्य रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है कि वे क्या काम करती हैं। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन बड़ा है, आराम से पढ़िए, आंसर कीजिए। क्या ये मरुस्थलीकरण को बढ़ाती हैं, अरे नहीं, ये गलत है।
जैव विविधता घटाती नहीं, ये तो बढ़ाती है, ये भी गलत है। प्राकृतिक जल का फिल्टर का काम करती है, ये बात सही है। मैंने कहा था जो तालाब और झीलें होती है, मान लो यहां पर कोई तालाब है, यहां जमीन है, यहां पर कोई पेड़ लगा हुआ है, यहां पे कोई फैक्ट्री है जिससे धुआं निकल रहा है, CO2 निकल रहा है। ये तालाब है ना, नेचर के अंदर जाने वाले प्रदूषण में से 20% को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। इससे क्या होता है, ये जो पानी होता है, यहां जो फैक्ट्रियों के अंदर जो केमिकल जा रहा है, मिट्टी के अंदर मिल रहा है, इन सबको फिल्टर काम करती है। इसीलिए इन आर्द्र भूमियों को, इन्हें आर्द्र भूमि बोलते हैं। इसलिए इन आर्द्र भूमि को हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी की किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पृथ्वी की किडनी बोलते हैं। ये नोट करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये चीजें आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछी जा सकती हैं। वायु प्रदूषण की बात इसमें नहीं की गई है, ये ध्यान रखेंगे। जब धीरे धीरे आप क्लास करेंगे बच्चे, तो धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट खुद डेवलप हो जाएगा और आराम से आप बेहतर तरीके से इसका आंसर कर पाएंगे। हाँ, और देखिए जो बच्चे नए हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वो इस चैनल पे जाके, मेरी एक यूपी टेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखें। उसमें मैंने यूपी टेट के सिलेबस से लेकर सारी बातों की डिटेल चर्चा की है। अब कहोगे सर सिलेबस तो मुझे पता है। अगर आपको सिलेबस पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यूपी टेट के ईवीएस के सिलेबस में, उसमें पर्यावरण के साथ साथ ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी आते हैं, पॉलिटी के भी आते हैं, हिस्ट्री के भी आते हैं और करंट अफेयर के भी आते हैं। इसलिए यूपी में ईवीएस को बिल्कुल जीके जीएस जैसा मान चलिए, इसमें सब कुछ आता है। इसलिए बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। इसलिए इसको बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम चीजों को सीटेट के अकॉर्डिंग कंपेयर कर लेते हैं कि जैसे उसमें पैड़ा आती, इसमें पैड़ा आएगी। ध्यान रखेंगे, यूपी टेट में पैड़ा वगैरह क्वेश्चन नहीं आते। कभी कतार इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछ लिए तो पूछ लिए। अब इसका मतलब यह नहीं कि पैड़ा नहीं पढ़ेंगे, पैड़ा पढ़ेंगे। लास्ट में मैं 2-4 मैराथन ले लूंगा आपके लिए, सारे टॉपिक कर लेंगे, लेकिन मेन फोकस कंटेंट में करना है, क्योंकि अब तक का इतिहास यूपी टेट का यही रहा है। ठीक है, चलिए आर्द्र भूमि किसके नियंत्रण में प्रमुख भूमिका निभाती है, बताइए। आर्द्र भूमि किसके नियंत्रण में प्रमुख भूमिका निभाती है? क्या भूकंप से कोई मतलब है? नहीं। ज्वालामुखी से है? नहीं। चक्रवात से है? नहीं। फ्लड से। क्यों? अब ये जो तालाब था, मैंने पीछे एग्जांपल लिया था आप लोग को, ये क्या करेगा, आसपास अगर पानी बह के आएगा तो इस तालाब के अंदर जाएगा, जमीन के अंदर, धीरे धीरे क्या करेगा, पानी को सोखेगा। ये क्या करेगा, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। अब जब रिचार्ज करेगा तो जायदा पानी जो बाढ़ का होगा उसको सोख लेगा। यानी बाढ़ नियंत्रण में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। किसमें है? बाढ़ नियंत्रण में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। भारत में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए कौन सा कानून बनाया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हमेशा एग्जाम में हम हल्के क्वेश्चन की उम्मीद नहीं कर सकते, और ये आप भी जानते हैं। आप छोटे से छोटा एग्जाम देते हैं, बड़े से बड़ा एग्जाम देते हैं, उसमें कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो होते उसी टॉपिक से हैं, लेकिन बहुत डेप्थ होते हैं। इसलिए कई बार ऐसे क्वेश्चन की भी तैयारी करनी चाहिए कि अगर एग्जामिनर ने बाउंसर दिया
तो उस बाउंसर पे छक्का मारने की क्षमता आपके अंदर है कि नहीं। तो उसी टाइप के बाउंसर के लिए एक क्वेश्चन है कि अगर इस टाइप के टफ क्वेश्चन आ जाएं तब भी आप इनका बेहतर तरीके से आंसर कर पाए। पढ़ लिया क्वेश्चन सभी लोगों ने? काफी लोग का सही आंसर आ रहा है, एक दो लोगों का गलत भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जिनका गलत भी आ रहा है वो बिल्कुल पछतावा ना करें, क्योंकि यहां सीखने आए हैं और सीखने वालों से गलतियां होती हैं, और आप अगर यहां सीखेंगे नहीं तो सुधार कैसे होगा। इसलिए बिल्कुल लगे रहिए, एग्जाम को समय है, आराम से चीजें हो जाएंगी आपकी बेहतर तरीके से। देखिए वन संरक्षण के लिए क्या अधिनियम था? 1980 वाला, याद कीजिए, इसको रिकॉल कीजिए। बताया था मैंने, किसी भी क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन के लिए 33% जंगल होना चाहिए। बताया था मध्य प्रदेश में जंगल सबसे ज्यादा है, हरियाणा में जंगल सबसे कम है, बताया था मैंने आप लोग को। राज्यों में बोला था प्रतिशत में, मिजोरम में जंगल सबसे ज्यादा है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कहा था मैंने, ये एक अम्ब्रेला कानून है। इसके तहत इस देश में जितने भी नेशनल पार्क बनते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनती है, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व यानी कोई भी प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र बनता है, वो सभी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बनते हैं। और इसको मैंने अलग से कानून वाला सेक्शन लेके आया था, उसमें मैंने आप लोग को बहुत डिटेल में इसकी व्याख्या की थी। ये पता होना चाहिए आप लोग को। और बच्चों बिल्कुल एक काम कीजिए, मैं तो एक ही राय बोलूंगा आप लोग को, एक नोटबुक बना लीजिए। और मैं केवल यूपी टेट की बात कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि आपने देखा होगा इन्वायरमेंट के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे यहां पर मैं वो सारे टॉपिक करा रहा हूं। इसीलिए आप एक नोटबुक बना लीजिए, उस पर जो मेन मेन पॉइंट हो उनको नोट कर लीजिए, और विश्वास कीजिए आप कहीं भी एग्जाम देंगे, आप क्या, और याद कीजिए जब तक लोगों को नौकरी नहीं मिलती तो पंजाब वाला बच्चा यूपी में एग्जाम देता है, यूपी वाला हरियाणा में देता है, हरियाणा वाला बिहार में देता है। तो कहीं भी अगर पर्यावरण या जीके के क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान रखिएगा चीजें यही होंगी। आप ये मत सोचिए कि हर एग्जाम के लिए हम अलग अलग तैयारी करेंगे। क्यों करना है अलग अलग तैयारी जब एक ही से काम चल रहा है? तो इस क्लास को बिल्कुल एक इंटीग्रेटेड क्लास मान के चलिए और नोट कर लीजिए पॉइंट, और देखिएगा जहां जहां भी आप पेपर देंगे सारी चीजें आपको यहीं से देखने को मिलेंगी। इसलिए बस रेगुलर रहिए और टाइम से चीजें करते रहिए, और मेन मेन पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। और ध्यान रखिए बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हमारे वहां होली ऑफर चल रहा है, तो जिन बच्चों को भी कोर्स लेना हो वो आरजे विक्रमजीत ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे अपने रजिस्टर्ड नंबर से रजिस्टर्ड कर लीजिए, और टीचिंग कोर्स में जाकर जो भी आपके योग्यता के अनुसार सुटेबल कोर्स हो उनको जाकर एक्सेस कर लीजिए आप लोग। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए 2017 का आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम काम करता है, ये याद रखेंगे। ये भारत में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानून है। वहीं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आप लोग को मैंने पढ़ाया था कि ये बताइए ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिस घटना के बाद ये पर्यावरण संरक्षण कानून लेके आया गया था। और मुझे पता है आप लोग में से बहुत से बच्चों को याद है, और आप लोग रिप्लाई कीजिए वो कौन सी घटना थी जिसके परिप्रेक्ष्य में ये कानून लेके आया गया था,
ताकि भारत में भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। हाँ, काफी लोग का अच्छा आंसर आ रहा है। ये था भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, इस घटना के होने के बाद हमारे नीति निर्माताओं ने यह सोचा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, उनको रोकने के लिए पर्यावरण संरक्षण कानून लेके आया गया। ठीक है, और यह भी एक बहुत बड़ा कानून था। इसमें बहुत सारे एक्ट को शामिल किया गया, जिससे जमीन से लेकर वायु तक सबके संरक्षण के प्रोटेक्शन की बात की गई थी। ठीक है, चलिए साइट्स। साइट्स पर सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और यूपी टेट में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है, तो कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। यहां पर साइट्स का आप लोगों को फुल फॉर्म बताना है, आराम से पढ़ के बताइए आप लोग मुझे। देखिए, साइट्स का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। ये फुल फॉर्म ही आपसे एग्जाम में पूछी गई थी, और ये फुल फॉर्म में अक्सर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो ये आप लोग को फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान रखेंगे, इसमें दो तीन कीवर्ड पकड़ लीजिए। एंडेंजर्ड मतलब होता है संकटग्रस्त, ठीक है, या विलुप्त प्राय। वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, ठीक है, ये देखेंगे। हालांकि देखा है तो यहीं तक का दे रहा साइट्स का, स्पीसीज तक, ये आपको एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ, लेकिन फुल फॉर्म में इसको ऐड करते हैं। तो वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना भी जहां हो उसे ही टिक कीजिएगा, अन्य चीजों को टिक मत कीजिए। देखो यहां पे क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड है सेफ्टी के लिए, ये तो नहीं होगा। देखो कन्वेंशन ऑन इंडियन ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड, इंडियन की बात ही नहीं है उसमें। कम्युनिटी इंटरनेशनल ट्रेड, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, नहीं, ये भी नहीं है। तो ये बातें इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। साइट्स का जो सचिवालय है वो किसके द्वारा संचालित होता है? बताइए, साइट्स का सचिवालय किसके द्वारा संचालित होता है? ध्यान रखेंगे, ये होता है आपका यूएनईपी, बताया था मैंने, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये कहां पर है? इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। इसका मुख्यालय केनिया एक देश है, केनिया का एक शहर है नैरोबी, नैरोबी में है ये। यूनेस्को बताया था मैंने, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में है। पेरिस कहां पर है? फ्रांस में है। FAO वर्ल्ड, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय रोम में है, इटली में। IUCN, ये इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है, ये ध्यान रखेंगे बच्चे। मुख्यालय वाला एक क्वेश्चन जरूर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। साइट्स का सचिवालय का मुख्यालय कहां स्थित है?
बताइए, साइट्स का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सभी लोग आंसर करेंगे इसका। यह है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। बिल्कुल सही। और देखो, नैरोबी केनिया बताया था मैंने, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। पेरिस में किसका है? मैंने बताया था यूनेस्को का। यूनेस्को का है। वियना क्या है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान। मैं लिख देता हूं, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन का मुख्यालय है। तो ये संगठन वाले क्वेश्चन जरूर से आते हैं एग्जाम में, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। साइट्स का मुख्य उद्देश्य किसे नियंत्रित करने का होता है? अवैध खनन से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं। वाइल्ड लाइफ हंटिंग? बिल्कुल नहीं। इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ा है, अंतरराष्ट्रीय वन्य जीव के। अगर आपको याद हो, एक क्षेत्र है जंगल वनतारा। वनतारा किसका है? मुकेश अंबानी बेटे का है ये। और यहां पर कुछ जीवों को इसी साइट्स, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इसके नियमों का उल्लंघन करते हुए मंगाया गया था। इसीलिए साइट्स ने इन पे कार्रवाई करने की बात की। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और फिर आप जानते ही हैं, इतने बड़े आदमी पर केस होगा तो चीजें रफा दफा हो ही जाती हैं कई बार। ठीक है। और फिर बाद में देखो, मीडिया में एक दो दिन खबरें चली, शायद मीडिया में चली भी नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट का जो मामला था वो चर्चे में आया था, बस मीडिया ने तो इस खबर को दिखाया भी नहीं, कि यहां पर ये तक लगा कि जो मुकेश अंबानी के बेटे का जो वनतारा, जो वन्यजीव क्षेत्र है, उसमें कई जीवों को इनलीगल तरीके से इस साइट्स के नियमों का उल्लंघन करके लाया गया है। इस पे कार्रवाई की बात चल रही थी। जंगल की, फॉरेस्ट फायर की बात इसमें नहीं की जाती है साइट्स में। चलिए ये आप लोग के लिए दिवाली का ऑफर है, होली का ऑफर है, ध्यान रखेंगे। मैं खुद रंगा हूं और होली दिवाली की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें पीआरटी का जो कंप्लीट बैच है उसकी फीस है 399 है। 6 to 8 का फीस 399 है। कॉम्बो लेने पे पीआरटी प्लस 6 to 8 का 599 है। 9 to 10 लेने की बैच की फीस है 399 है। वहीं पीआरटी प्लस 6 to 8 प्लस 9-10 कंप्लीट लेने पर 599 का है। तो अगर आप तीनों के लिए एलिजिबल है तो इसका कोर्स लीजिए, क्योंकि ये तीनों की फीस काफी कम है। और इसको फीस ना बोल के बच्चे गुरु दक्षिणा बोलिए, क्योंकि इतनी कम फीस में तो आप, इससे ज्यादा में तो महीने की चाय पी लेते हैं। और इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी लेनी है तो आप आरजे विक्रमजीत ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, यहां पे अपने रजिस्टर्ड नंबर से लॉगिन कर लीजिए और टीचिंग कोर्स में जाकर अपनी योग्यता के अनुसार जो भी कोर्स आपको सही लगता हो उसको आप लोग ले सकते हैं। या अगर उससे में यूज करने में या कोई और डाउट आ रहा है तो हमारे इस ऑफिशियल नंबर पे हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं। जो नंबर है 8506003399। ठीक है, तो इस कोर्स को आप ले सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे हम लोग। बाकी मेरे क्लास का टाइमिंग आप देख लीजिए। क्लास की टाइमिंग है मेरी 7:30 बजे से। इसमें कंप्लीट ईवीएस होगी, यानी जो भी आपके ईवीएस में टॉपिक आएंगे, चाहे वो इन्वायरमेंट हो,
चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो करंट अफेयर चीजें हो, सारी चीजें इसमें ऐड होंगी। और 2 बजे साइंस की क्लास होगी, 3 बजे होगी मैथ की, 4 बजे होगी आपकी एसएसटी की, 5 बजे होती है हिंदी की, 6 बजे सीडीपी, 7:30 बजे ईवीएस, 8:30 बजे इंग्लिश और 9:30 बजे यूपीजी के। इस टाइम पे आप ले सकते हैं अपनी क्लासें और रेगुलर बने रहिए, क्योंकि रेगुलर बनने से सफलता जल्दी मिलती है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और इस वीडियो को अधिक से अधिक उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो बच्चे ऐसी वीडियो को तलाश कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।